हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी फरवरी का 2025 का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे और आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसी को हम लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न हो जाएगा। अक्सर ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में कभी कभी आप देखिएगा वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अधिकतर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। जैसे आप देखते होंगे, आपने एग्ज़ाम दिया होगा, पीआरटी का भी पेपर दिया होगा, जीएस 40 नंबर वाला भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा। तो एक चीज़ समझिएगा, जो प्रश्न व्यवहारिक में पूछे जा सकते हैं, जिससे आप अवगत हैं, वही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ये वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कहता है ना, ये प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। है ना, जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। क्या इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, या इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया, या इसका आयोजन वाराणसी में किया गया, या इसका आयोजन भोपाल में किया गया। तो ये सब लोग जानता है, उस समय बहुत चर्चा में रहा। तो ये प्रयागराज में हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना, प्रयागराज। इसके पूर्व में इसका नाम जो है कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या था। चलिए यहाँ पर देखेंगे, प्रयागराज। कहता है कि जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 महाकुंभ, है ना, प्रयागराज में आयोजित हुआ, जिसमें 15,000 से अधिक जनजातीय लोग शामिल थे। कितना? तो 15,000 से अधिक जनजातीय लोग शामिल थे। और यह आयोजन भारत की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, कला और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए थे। 2025 को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया था, है ना। जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया। पूछा जा सकता है कि किसके उपलक्ष्य में किया गया। तो ये बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया गया। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन हुआ प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 2 नंबर, है ना। कहता है फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 में, है ना, फरवरी 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फरवरी 2025 में। क्या माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया, या तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया, या जितेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया, या बलबीर सिंह को नियुक्त किया गया। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर बी हो जाता है ना। तो तुहिन कांता की पांडे जो है 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। यहाँ पे कहता है कि फरवरी 2025 में सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि तुहिन कांता पांडे किनका, है ना, इससे पहले कौन सेबी के अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएंगे माधवी पुरी बुच हो जाते हैं। यानी कि वे माधवी पुरी बुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ। पांडे ने एयर इंडिया की बिक्री और एलआईसी के सार्वजनिक लिस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाया था, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले इन्होंने क्या काम किया, क्या उपलब्धि रहा। तो एयर इंडिया की बिक्री और एलआईसी के सार्वजनिक लिस्टिंग में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन पूछता है कि कहाँ पर हुआ है। क्या इसका आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया, क्या इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया, या इसका आयोजन लेह लद्दाख में किया गया, या इसका आयोजन पुणे के महाराष्ट्र में किया गया। तो इसका आंसर जोधपुर के राजस्थान में होगा, जोधपुर के राजस्थान में। और एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 एक त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है। जैसे 24 से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक जोधपुर राजस्थान में यह, है ना, यह जो है आयोजित किया गया।
जिसमें भारतीय सेना के एसएफ, नौसेना के मरीन कमांडो और वायुसेना के गरुड़ एसएफ ने इसमें भाग लिया, है ना। एसएफ ने यहाँ पे भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद रोधी परिदृश्य हमले और शहरी युद्ध में समन्वय, है ना, बढ़ाना है। इसका ये उद्देश्य हो जाता है, इसका यहाँ पर ये उद्देश्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 4 नंबर, है ना। फरवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, VVI, फरवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? क्या इसने 50 गीगावाट को हासिल किया, या इसने 75 गीगावाट को हासिल किया, या 100 गीगावाट को हासिल किया, या 150 गीगावाट को हासिल किया? मील का पत्थर, इसका मतलब ये है कि बहुत कम समय में ही इसने वो चीज़ें करके दिखाई। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 100 गीगावाट हो जाएगा। फरवरी 2025 में, है ना, भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल की है, जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और यह उपलब्धि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों और निवेश के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि आप देखते होंगे पारंपरिक ऊर्जा एक दिन समाप्त हो जाएगा इस जमीन से, है ना। इसीलिए पूरी दुनिया में इस ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में हम आज भी पिछड़े हुए हैं, फिर भी हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें हम अपनी उपलब्धियों को कहीं ना कहीं हासिल कर रहे हैं। और यही हासिल, है ना, यहाँ पर दिखा रहा है कि फरवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता कितना, तो यहाँ पे 100 गीगावाट को प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, 100 गीगावाट को प्राप्त किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व रेडियो दिवस 2025। आप देखते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में एक दिवस से प्रश्न पूछा जाता है। देख लीजिए, दिवस जो इंपॉर्टेंट हो, जो बार बार पूछे जाते हैं, अगर 20 से 25 दिवस को याद रखिए तो वहीं से प्रश्न बना के पूछे जाते हैं। कभी कभी करंट में जो दिवस होता है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। बीपीएससी, है ना, जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, वहाँ भी दिवस से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व रेडियो दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था, है ना। मुख्य विषय पूछा जा रहा है कि मुख्य विषय बताइए। विश्व रेडियो दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है? क्या इसका मुख्य विषय रेडियो और शांति हो जाएगा? क्या इसका मुख्य विषय रेडियो और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा? क्या इसका मुख्य विषय रेडियो और शिक्षा हो जाएगा? क्या इसका मुख्य विषय रेडियो और संस्कृति हो जाएगा? 4 ऑप्शन में हमें चुनाव करना है ना। विषय पूछा जाता है ना, थीम पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से एक बार सही तरीके से एक बार पढ़ लीजिए और दूसरी बार इसको किसी, है ना, पेज में लिखने की कोशिश करिए। अगर लिख लीजिएगा तो बहुत दिन तक आप इसे याद रखेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो और जलवायु परिवर्तन हो जाता है। रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, है ना, बहुत सारे करंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कभी कभी, है ना, 10 प्रश्न जो है ईवीएस से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पीआरटी के पेपर में, है ना। बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 के, है ना, एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से आराम से बनता है। समझिए कि करंट अफेयर्स जिसका अच्छा होगा, है ना, करंट अफेयर्स जो पर्यावरण के संदर्भ में पढ़ा होगा, निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया इसमें कर पाएगा वो, है ना। ये ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो और जलवायु परिवर्तन हो जाता है। यानी कि विश्व रेडियो दिवस 2025 का जो विषय है वह विषय रेडियो और जलवायु परिवर्तन था, जिसका उद्देश्य भी है जलवायु जागरूकता को बढ़ावा देना, है ना, जागरूकता को बढ़ावा देना है ना। खास करके अगर हम लोग बात करें तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो प्रगतिशील विचारधारा को अपनाए हुए हैं, उन्हीं को इस बात को लेकर के समझ है ना, कि पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा से ज़्यादा इसको, है ना, सतत बनाया जा सके। बाकी जो पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। यह रेडियो के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने के महत्व को रेखांकित करता है
है ना, यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे 6ठा नंबर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल बजट में पथश्री योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। एक तो सवाल ये पूछा जा सकता है, आजकल क्या होता है कि बिहार के संदर्भ में जो योजनाएं हैं उसको नहीं पूछ करके किसी अन्य राज्यों की योजना के बारे में पूछता है। जैसे आपसे ये सवाल पूछ देगा कि पथश्री योजना किस राज्य की योजना है, उसमें 4 ऑप्शन देगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, है ना। अगर आपको ये समझ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रश्न को एक बार और देखिए, कहता है कि फरवरी 2025 में कौन, तो पश्चिम बंगाल बजट में पथश्री योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो पथश्री योजना कहां का योजना है, तो ये पश्चिम बंगाल का योजना है ना। कितनी करोड़ रुपए की आवंटन इसमें किया गया, तो क्या 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया यहाँ पे इस बजट में, क्या 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, या 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, या यहाँ पर 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो इसका आंसर है बी हो जाएगा, 1500 करोड़ रुपए का बजट में इसका आवंटन किया गया। किसके लिए, पथश्री योजना के लिए। और ये पथश्री योजना पश्चिम बंगाल राज्य की यह योजना हो जाती है। पश्चिम बंगाल के 2025 के बजट में सड़क विकास के लिए पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह योजना राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यह किया गया है ना। जो पश्चिम बंगाल की यह योजना हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे अगला सवाल। चलिए अगला सवाल आपका हो जाता है, यहां पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर कहता है कि फरवरी 2025 में, है ना, फरवरी कब, फरवरी 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी थी। खुदरा महंगाई दर पूछता है कि कितनी थी, ये बताइए हमको। कितनी थी, 3.5% या 4.31% या 5.2% या 6.1% हो जाएगा। क्या पूछता है, तो भारत की खुदरा महंगाई दर बताइए कितना है। तो यह महंगाई दर जो है 4.31% हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर 4.31% थी, जो पिछले 5 महीनों में सबसे निचला स्तर पर था। यह आर्थिक स्थिरता और नियंत्रित मुद्रास्फीति का संकेत देता है आपको, है ना, यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएम पुस्तक के लेखक कौन है ना। पुस्तक और लेखक जो है ये कम से कम 15-20 को याद करिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, और ऑलरेडी हम करा देंगे आपको ये सारा चीज़ें, जहाँ से आप प्रश्न निश्चित तौर पे बना सके। सबसे ज़्यादा चर्चित है, जैसे पूछा जा सकता है कि आईएम पुस्तक के लेखक कौन है। आईएम पुस्तक के लेखक, क्या इसके लेखक नरेंद्र मोदी है ना, क्या गोपीचंद्र पी हिंदुजा है, क्या अनुपम खेर हो जाएंगे, या चेतन भगत हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपीचंद पी हिंदुजा हो जाएंगे। बी आंसर हो जाएगा, आईएम के लेखक, है ना, आईएम के लेखक गोपीचंद पी हिंदुजा हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आईएम पुस्तक गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा लिखी गई है, जो भारतीय और आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है ना। यहाँ पर क्या है, तो भारतीय और आध्यात्मिक चिंतन पर यह आधारित है आईएम पुस्तक, जिसके रचनाकार गोपीचंद पी हिंदुजा हो जाते हैं। यह पुस्तक भारतीय सांस्कृतिक और मूल्यों पर प्रकाश डालता है, यह पुस्तक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 9 नंबर। यहाँ पर कहता है कि फरवरी 2025 में पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ आयोजित किया गया था। एकदम रट जाइए इसको, है ना। फरवरी 2025 में पूसा कृषि विज्ञान का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्या इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, या लखनऊ में किया गया, या बेंगलुरु में किया गया, या चंडीगढ़ में किया गया। इस तरह से ऑप्शन देगा और पूछेगा कि पूसा कृषि विज्ञान मेला बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, है ना, नई दिल्ली में किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 जो 22 और
24 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह मेला नवीनतम कृषि तकनीकों और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच हो जाता है ना, एक महत्वपूर्ण मंच हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अभी जितना भी हम आपको प्रश्न करा रहे हैं वो आपकी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टारगेटेड किया गया है कि फरवरी में हमको क्या क्या चुनाव करना है ना। क्या पूछा जा सकता है, ज़्यादा भी ना हो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और इतना भी कम ना हो कि संभावना कम ही हो जाए, है ना। तो सारा चीज़ें है और डेली चलता रहेगा आपके एग्ज़ाम तक, है ना। मध्य प्रदेश में हाल ही में गीदों की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखते होंगे तो मध्य प्रदेश में आप देखिएगा, अगर पूछता है कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर वन सबसे ज़्यादा है, तो वन आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और एक बात याद रखिएगा कि जहां पर वन ज़्यादा होगा वहां पे, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइबों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, जनजातीय, है ना, जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, अनुसूचित जनजातियों की। अगर सवाल पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो यही मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और इसी मध्य प्रदेश में अगर देखिएगा तो इसी मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और दाल के उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन अधिकतर लोगों के कटोरे में दाल की कमी रहती है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा, है ना, भरपूर मात्रा में हमको मिलता है। सोयाबीन की प्राप्ति भी आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, सोयाबीन की प्राप्ति भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है यहाँ पर। और हमारे भारत में, है ना, निर्यात के जगह आयात होता है दालों का, ठीक है। ये प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में गीदों की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या कितनी थी? क्या 10,500 संख्या है, क्या 12,981 संख्या है, या 15,000 संख्या है, या 18,200 संख्या हो जाएगा? तो गीदों की संख्या 12,981 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे, है ना। मध्य प्रदेश वन विभाग की जनगणना के अनुसार राज्यों में गीदों की संख्या 12,981 थी, जिसे भारत में गीदों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बताता है। यह जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और आपको हम बताएं कि खेल से बीपीएससी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके बिहार शिक्षक भर्ती में 2-3 प्रश्न हो सकता है पूछे जाएं, लेकिन 1-2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इस प्रश्न को वही विद्यार्थी बनाता है या तो जिसकी रुचि हो खेल में, नहीं तो इसका स्टडी करता है, रोज डेली का न्यूज़पेपर देखता है, मैगजीन पढ़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स में जब तक अच्छा नंबर नहीं आएगा, रिजल्ट की संभावना कम होगी। किसी भी क्षेत्र में जब करंट अफेयर्स हो तो वहाँ पर स्कोर जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके बस में है, ये जो है आपके बस में है। अगर यहाँ से 30 प्रश्न पूछता है तो आराम से 25 प्लस प्रश्नों को सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 प्रश्न जो है सही होगा। उन्हीं का सही होता है जो लोग न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जो लोग सटीक मैगजीन पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों का होता है 25 प्लस। बाकी लोगों का 30 में, है ना, 12, 14, 15 इतना आ जाए वो भी काफ़ी है, क्योंकि उन लोगों ने कभी करंट अफेयर्स पे बढ़िया तरीके से फोकस नहीं किया। जो लोग डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनका करंट अफेयर्स बाकी लोगों की अपेक्षा सबसे बेहतर होता है, इसलिए डेली का करंट अफेयर्स पढ़ने का आदत डालना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है। क्या विराट कोहली कप्तान थे? क्या यहाँ पे रोहित शर्मा कप्तान है, या शुभमन गिल कप्तान है, यहाँ पे केएल राहुल कप्तान हो जाएंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, रोहित शर्मा हो जाते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी, रोहित शर्मा हो जाएंगे।
कहता है कि रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान है और यह टूर्नामेंट है ना फरवरी 2025 में आयोजित हुआ। 2025 में आयोजित हुआ। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फरवरी 2025 में अमेरिका और भारत के बीच सैन्य सौदे में कौन सा लड़ाकू जेट शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI है। भारत और अमेरिका के बीच में जब सैन्य समझौता हुआ, उसमें किसी है ना लड़ाकू विमान को लेकर के इसमें सौदेबाजी की गई थी। तो आखिर वही सवाल पूछता है कि आखिर वह कौन सा लड़ाकू जेट हो जाएगा? क्या यह F-16 फाइटिंग फाल्कन हो जाएगा, या F-22 रैप्टर हो जाएगा, या F-35 लाइटनिंग सेकेंड हो जाएगा, या FA-18 सुपर हॉर्नेट हो जाएगा? निम्नलिखित में से हमें यह बताना है कि बताइए 25 में जब भारत अमेरिका के बीच में सैन्य सौदे हुए थे, समझौते हुए तो किस लड़ाकू जेट को लेकर के हुआ था? तो यहाँ पे आंसर इसका सी हो जाएगा, F-35 लाइटनिंग है ना सेकेंड हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी 2025 को भारत के साथ एक सैन्य सौदे की घोषणा की, जिसमें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट शामिल था, और यह सौदा भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? कौन सा भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन पूछता है कि किसने किया? क्या इसका उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, या इसका उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, या अमित शाह के द्वारा किया गया, या राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया? तो यहाँ पे आंसर हम लोग देखें तो आंसर ये हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया, और यह वैश्विक कपड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला सवाल, यही प्रश्न है, 2 बार ये टाइपिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2025 में है ना, फरवरी 2025 में RBI ने किन बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? फरवरी 2025 में कहता है कि कौन बैंक पर है ना, बैंक RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? क्या सिटी बैंक पर लगाया, आशीर्वाद पर लगाया, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर लगाया, या JM फाइनेंशियल पर लगाया है, या HDFC और ICICI या यस बैंक पर लगाया, या SBI PNB बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया, या कोटक महिंद्रा एक्सिस बैंक और इंडसस बैंक पर लगाया है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, JM है ना, JM क्या है, फाइनेंशियल पर यह लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे खो खो विश्व कप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइए, है ना। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन पूछता है कि कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए, है ना। खो खो विश्व कप का आयोजन कहता है, खो खो विश्व कप का आयोजन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, है ना? क्या इसका आयोजन मुंबई में किया गया, या इसका आयोजन कोलकाता में किया गया, या भारत के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया गया? तो इसका आंसर D हो जाएगा। भारत के विभिन्न शहरों में खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है। पहला खो खो विश्व कप 2025 भारत में आयोजित हुआ, जिसमें 6 महाद्वीपों के 24 देशों के 16 पुरुष और 16 महिला टीमें शामिल हुई, और यह आयोजन खो खो को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फरवरी 2025 में टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। 2025 में टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर के लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? क्या स्मृति ईरानी का नाम शामिल है, या प्रियंका चोपड़ा का नाम शामिल है, या कोई भारतीय
महिला जो है इसमें शामिल नहीं है या साइना नेहवाल का नाम शामिल है, तो इसमें आंसर देखिएगा तो आंसर इसका सी हो जाएगा, कोई भारतीय शामिल नहीं है इसमें, है ना। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फरवरी 2025 में टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में किसी भारतीय का नाम लिस्ट में नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये हमारा 18 नंबर सवाल होगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स वाफ्टा 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? बेस्ट फिल्म पूछता है कि वाफ्टा में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? कॉन्क्लेव हो जाएगा या ऑल वी इमेजिन इज लाइट हो जाएगा या मंकी मैन होगा, द डार्क नाइट होगा, क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे कॉन्क्लेव हो जाएगा, आंसर इसका ए है। यानी कि बाफ्टा 2025 में कॉन्क्लेव को बेस्ट फिल्म चुना गया और यह पुरस्कार सिनेमा में उत्कृष्टता को मान्यता देता है और वैश्विक स्तर पर चर्चित यह रहा है ना, चर्चित रहा है यह। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइएगा एकदम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे परीक्षा पे चर्चा 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा पे चर्चा 2025 में हिस्सा लेने वाली एमसी मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है ना। पूछा जा सकता है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 में, है ना, कौन महिला खिलाड़ी शामिल हुई थी, तो एमसी मैरी कॉम हो जाएगा। और इन्हीं एमसी मैरी कॉम का संबंध पूछता है कि बताइए इनमें से किस खेल से वो संबंध रखती हैं, क्या लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं या शूटिंग की खिलाड़ी है या बॉक्सिंग की खिलाड़ी है या बैडमिंटन की खिलाड़ी है? तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हो जाती हैं, ऑप्शन सी, है ना। एमसी मैरी कॉम एक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज ने परीक्षा पे चर्चा 2025 में वे भाग लिया और वे ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। कई वैश्विक चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाना है इसको, है ना, एकदम रट जाना है। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन है ना, 2025 के मुख्य अतिथि कौन है ना। देखिए जितना भी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, एक से दो बार रिवाइज करिए, रटिए नहीं बैठ करके, है ना, रटिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, लिख करके आगे बढ़ते चलिएगा तो बहुत सारा चीज़ें याद रहेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना है ना। अगर ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो ज़रूर आप अपने, है ना, साथियों और संगियों के बीच में एक बार शेयर जरूर करिए, है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन है, क्योंकि आप देखते होंगे ऐसे सवाल बार बार बीपीसी पूछता है। ऑप्शन में हो जाएगा प्रभाबो शुबियांता, ग्रेबियल बोरिक, अनवर इब्राहिम और शेख हसीना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है जिसमें ये हो जाएगा प्रभाबो शुबियांतो हो जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि बनाए गए और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रभाबो शुबियांतो ने गणतंत्र दिवस 2025 के ये मुख्य अतिथि थे, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत राजनीतिक संबंधों का ये प्रतीक हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा जो सेशन है ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। तो इसको तैयार करने के लिए 2-3 चीज़ें करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप ज़रूर न्यूज़पेपर पढ़िएगा, है ना, यहाँ पे न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो तो न्यूज़पेपर पे फोकस करिए, है ना। लेकिन अभी का जो समय है आपके लिए, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम आपको बताएंगे कि एसपीडी को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मंथली अगर एसपीडी है ना, तो 8 महीनों का एसपीडी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग लिए होंगे। नहीं तो वार्षिक आया हुआ है, वार्षिक भी है, वार्षिक को पढ़िए। 2 बार 4 बार जितना बार हो रिवाइज करिए। 1 घंटा सुबह उठ करके सिर्फ करंट अफेयर्स पे टाइम दीजिए, है ना, सिर्फ करंट अफेयर्स पे टाइम दीजिए। देखिए आपका करंट अफेयर्स अगर 15 प्रश्न पूछेगा तो आराम से 12-13 बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।